Hello students, this is Dr. Anju Beniwal from Government Mira Girls College उदयपुर। आज हम एमए फाइनल के पेपर 9th बी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सभी मनुष्य चाहते हैं कि अपने जीवन में सुखी रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि जो व्यक्ति के अधिकार हैं और जो उसके कर्तव्य हैं, उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए समाज के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि उनके अधिकार और कर्तव्य जो है उनकी सुरक्षा हो सके, उनके कल्याण के लिए समाज द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। तो ये सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाएं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जो कि व्यक्ति के अधिकारों, उसके कर्तव्य और उसके कल्याण की बात करती हैं, वो उसे सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करती है, जिससे कि जो समाज के नागरिक हैं उनका जीवन सुखी और सुरक्षित रहता है। सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और सुरक्षित रहने के साथ साथ एक अच्छा जीवन जीना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों ही विषयों की महत्वपूर्ण संस्थाओं और संकल्पनाओं में प्रमुख है। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, दोनों ही जो सब्जेक्ट्स हैं उन दोनों के अंदर हम लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था को समझते हैं, या दोनों के लिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज का निर्माण समाज में रहने वाले लोगों से होता है और उस व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों की सुरक्षा का काम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। वहीं राजनीति शास्त्र के अंदर भी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था यानी कि लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति का चुनाव, और वो चुनाव जो कि उन्हें अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से राजनीति के अंदर भी, राजनीति शास्त्र में भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की आस्था तथा सरकार का विश्वास, ये दोनों चीज़ें शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहते किसे हैं, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि राजनीति व सरकार में ध्यान देने वाली बात है, सभी जाति, धर्म, भाषा व लिंग के लोगों को समान रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता के साथ उन्हें समान रूप से सामाजिक न्याय के अवसर मिले। यानी इसमें सभी भाषा, जाति, धर्म, लिंग के लोगों की भागीदारी होती है और इसके साथ साथ स्वतंत्रता के साथ उनको न्याय मिलने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के मूल्यों व नियमों के संदर्भ में, जहाँ पर इस प्रकार के मूल्य और नियम हैं, उसके संदर्भ में जो व्यवस्था हमें दिखाई देती है, जो व्यवस्था परिलक्षित होती है, उसे हम प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि प्रजातंत्र क्या है। प्रजातंत्र, वर्तमान में प्रजातंत्र एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक आदर्श व मूल्य के रूप में जाना जाता है। इसलिए आज लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। जितनी भी तरह की शासन प्रणाली होती है उसमें लोकतंत्र या प्रजातंत्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली के रूप में माना जाता है। अब लोकतंत्र इतना ज़्यादा व्यापक हो चुका है कि इसके जो आदर्श हैं उनको सराहा जाता है। प्रजातंत्र ने शासन सत्ताओं का स्वरूप बदला, बड़े बड़े साम्राज्यों को ध्वस्त किया। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, काफ़ी पुरानी व्यवस्था है और इसे अंग्रेजी में हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, जो यूनानी शब्दों डिमोस तथा क्रेटिया का योग है। डिमोस तथा क्रेटिया ये दोनों यूनानी शब्द हैं और इन दोनों से मिलकर डिमोस का अर्थ होता है जनता या प्रजा और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन, यानी प्रजा का शासन, जनता का
शासन, इसलिए हम इसे लोकतंत्र, लोक इज जनता, तंत्र इज शासन, तो इसे हम हिंदी में अनेक अर्थों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लोकतंत्र, जनतंत्र, बहुतंत्र। लोक इज जनता, जन इज जनता एंड बहु भी जनता होती है, बहु संख्या में जिसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का शासन। प्रजा इज जनता, तंत्र इज शासन, जनता का शासन। अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो कोई भी एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहले हम बात करते हैं लिंकन की डेफिनेशन की, कि प्रजातंत्र का अर्थ जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार है। यानी जनता की सरकार होती है, जनता के लिए होती है और जनता के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है, वो प्रजातंत्र होता है। यहाँ पर जनता का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनता बहुत महत्वपूर्ण है, जनता के अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जनता को सबसे ज़्यादा अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हेरोडोटस। प्रजातंत्र उस शासन का नाम है जिसमें राज्य की सर्वोच्च शक्ति संपूर्ण जनता में निवास करती है। यानी ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सबसे ज़्यादा शक्ति जो है, सबसे ज़्यादा अधिकार जो हैं वो जनता को दिए गए हैं। यानी जनता डिसाइड करेगी कि कौन शासन करेगा। तो यहाँ पर सर्वोच्च शक्ति, जो सबसे ज़्यादा शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, वो जनता में निवास करती है। जनता इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑस्टिन की। प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है, क्योंकि जो चुनाव किया जाता है वो जनता के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये मानकर चलते हैं कि जनता का बहुत बड़ा भाग जो है वो शासन कर रहा है। जनता के बहुत बड़े भाग का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो शासन कर रहा है, क्योंकि जनता ने शासक को चुना है, तो जनता ही एक तरह से शासन कर रही है। नेक्स्ट है हॉल। हॉल की डेफिनेशन में है प्रजातंत्र राजनीतिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें जनमत का नियंत्रण रहता है। यानी कि ये एक राजनीतिक संगठन, अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ये एक वह स्वरूप होता है जिसमें कि जनमत का नियंत्रण रहता है। जनता का जो मत है वो इम्पॉर्टेंट होता है, उसका कंट्रोल होता है, जनता के हाथ में होता है कि वो किस प्रकार के राजनीतिक संगठन का निर्माण करेगी, कौन लोग शासन करेंगे। ये सारा का सारा कंट्रोल जो है वो जनता के हाथ में होता है। तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र उस व्यवस्था को जहाँ पर जनता स्वयं अपने अथवा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा खुद अपना शासन करती है। यानी खुद, जनता खुद, और उसने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो अपना शासन खुद करती है। यानी वो खुद उन प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो कि उसके ऊपर शासन करेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनता खुद अपने ऊपर शासन करती है। जनता का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी इसमें व्यक्तियों की जाति, भाषा, रंग, नस्ल, धर्म, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा जो है उसको प्रदान की जानी चाहिए। सभी प्रकार की सुरक्षा जो है वो, सभी प्रकार के अधिकार व्यक्तियों को प्रदान किए जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रजातंत्र की विशेषताओं की। जैसा कि हमने पहले डेफिनेशंस में देखा कि प्रजातंत्र में जनता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और प्रजातंत्र की विशेषताओं को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। प्रजा के डिसीजंस जो होते हैं, निर्णय जो होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यानी समाज में व्यक्ति का महत्व हमेशा से रहा है, वैसे ही राजनीतिक व्यवस्था के अंदर व्यक्ति का महत्व जो है वो इसमें शो होता है। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है कि इसमें
विचार प्रकटीकरण की स्वतंत्रता होती है। सभी लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति को उसके विचारों को प्रकट करने से रोक नहीं सकते। राइट ऑफ वोट जो है उसको आप नहीं ले सकते। 18 के बाद सभी व्यक्तियों को वोट कास्ट करने का राइट होता है और वोट कास्ट करके व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है और इसके लिए वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। तो प्रजातंत्र के अंदर व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट, व्यक्ति को अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रजातंत्र में समानता और स्वतंत्रता के भाव निहित होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी जाति, भाषा, लिंग, धर्म का व्यक्ति हो, उस सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, सभी व्यक्ति समान होते हैं। तो प्रजातंत्र में स्वतंत्रता और समानता के भाव निहित होते हैं और ये जो भाव हैं वो व्यक्ति को अनेक अधिकार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा करना। प्रजातंत्र व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा करता है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर प्रजा महत्वपूर्ण होती है, व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति का सम्मान महत्वपूर्ण होता है। और व्यक्ति की सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ही व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का चुनाव करता है जो कि सभी को समभाव से देखे, सभी के कल्याण की बात करें। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है और सम्मान है, इसमें जाति, भाषा, लिंग, धर्म के आधार पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाता, सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो वहाँ पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसके सम्मान की रक्षा होती है। नेक्स्ट है जनता के कल्याण की भावना पाई जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी राज्यों को अधिक गति मिलती है, जिससे समाज के अधिकांश व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण किया जाना संभव होता है। इससे एक ऐसे राज्य की उत्पत्ति होती है, एक ऐसे राज्य का निर्माण होता है जहाँ पर कि लोगों के कल्याण की बात जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लोक कल्याण की भावना जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो क्योंकि ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, तो इसमें जनता इम्पॉर्टेंट है। जनता के कल्याण की भावना जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि जो भी काम किए जाएंगे वो जनता के कल्याण से संबंधित होने चाहिए, उसके वेलफेयर से रिलेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें संप्रभुता जनता में केंद्रित रहती है। तो हम कह सकते हैं बहुमत के द्वारा शासन, जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा शासन किया जाता है, किंतु बहुमत को अल्पमत के हितों की सुरक्षा करनी होती है। बहुमत के द्वारा कुछ लोगों का चुनाव किया जाता है और ये जो कुछ लोग हैं दैट इज़ अल्पमत, इनको बहुमत के हितों की सुरक्षा करनी होती है। क्योंकि आप किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं और चुनाव के बाद उसे ऐसे शासक के रूप में चुनाव करते हैं और वो शासक बनकर उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि वह बहुमत जो है उसके कल्याण की बात करे, तो उसके हितों की रक्षा करे। तो इसमें जो संप्रभुता है वो जनता में केंद्रित रहती है, जनता में सेंटर्ड रहती है, कि सारे कुछ जो भी काम हैं वो जनता के हितों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। जनता महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है, परिवर्तन लिखित संविधान के अनुरूप ही किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई परिवर्तन नहीं होते, लेकिन अगर प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो इसके लिए संविधान का सहारा लिया जाता है और संविधान को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी परिवर्तन किए जाते हैं। क्योंकि हमारा संविधान लिखित है तो उस लिखित संविधान के अनुरूप परिवर्तन किए जाते हैं। राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था की एक आदर्श पद्धति है, क्योंकि हमारी
राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, उन दोनों व्यवस्थाओं के अंदर हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था को एक आदर्श पद्धति के रूप में मानते हैं। चाहे वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे हमारी सामाजिक व्यवस्था हो। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर भी प्रजा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजा का कल्याण, उसके अधिकारों की सुरक्षा, उसके स्वतंत्रता और समानता के भाव, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे ही सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति का कल्याण, व्यक्ति का विकास, व्यक्ति के अधिकार, ये सब चीज़ें समाज के अंदर एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न केवल राजनीतिक व्यवस्था में प्रजातंत्र महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था में भी प्रजातंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं प्रजातंत्र के प्रकारों की, कि प्रजातंत्र के बेसिकली दो प्रमुख प्रकार होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। अब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये उस व्यवस्था को कहते हैं जहाँ पर लोग स्वयं अपना शासन करते हैं तथा स्वयं अपने लिए नियम कानून बनाते हैं। यानी व्यक्ति जो है वो खुद ही अपना शासन कर रहा है और खुद ही अपने लिए नियम कानून बना रहा है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है? जिसमें लोग स्वयं शासन में भाग न लेकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करते हैं। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधि, उनके द्वारा शासन करते हैं। अब सबसे पहले हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को समझेंगे। प्रजातंत्र के इस रूप का दर्शन जो है वो हमें प्राचीन समय में भारत, चीन, यूनान तथा रोम में देखने को मिलता है। भारत, चीन, यूनान तथा रोम, यहाँ पर प्राचीन समय से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था देखने को मिलती है। वर्तमान के अंदर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लगभग समाप्त है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बेसिकली वहीं संभव होता है जहाँ जनसंख्या तथा आकार की दृष्टि से छोटे छोटे राज्य हों। आज स्विट्ज़रलैंड के कुछ एक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन का वह रूप जहाँ संपूर्ण जनता स्वयं शासन का संचालन करती है, इसमें उस क्षेत्र की संपूर्ण जनता एक सभा में एकत्रित होकर अपने कानून और उसके अंदर कोई भी परिवर्तन अगर उन्हें करना है तो उसकी चर्चा करती है। जनता के इस निर्णय को सरकार को मानना पड़ता है। और अगर हम बात करें कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विधियाँ, तो उसमें ये निम्नलिखित रूप जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहली विधि है लोकसभाएं। लोकसभाओं में ये वह पद्धति है जो कि स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसके अनुसार वहाँ की जनता क्या करती है कि हर साल एक पब्लिक मीटिंग करती है, एक आम सभा जो है वो करती है और उसी सभा के अंदर शासन कार्यों पर विचार करके विधि का निर्माण किया जाता है, कोई लॉ बनाया जाता है। जितने भी शासन के कार्य चल रहे होते हैं, जिस प्रकार की शासन व्यवस्था चल रही होती है, उस पर सब लोग मिलकर विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद में एक विधि का निर्माण करते हैं, लॉ का निर्माण करते हैं। यही आम सभा विधि को लागू करने के लिए कार्यपालिका का चुनाव करती है। अब वो जो लॉज बनाए हैं उनको लागू करने के लिए वो कार्यपालिका का चुनाव करते हैं और न्याय की स्थापना हेतु न्यायपालिका का निर्वाचन भी वह स्वयं भी करती है। अब न्याय की स्थापना करनी तो उसके लिए न्यायपालिका का निर्वाचन किया जाता है। ये आम सभा अपने जो साल का जो बजट होता है उसको भी पास करती है। यानी आप देखेंगे कि लोकसभा के अंदर लोगों की सभा है। लोकसभा यानी लोगों की सभा, यानी कुछ लोग इकट्ठे होकर सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं और उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। यानी बहुत सारे लोगों का निर्णय जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है जनमत संग्रह। ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की दूसरी विधि है। स्विट्ज़रलैंड में इस विधि को देखा जाता है और जनमत संग्रह का अर्थ होता है जनता की राय प्राप्त करना। जनमत, मत इज़ राय, तो जनता की राय, संग्रह, जनता की राय को प्राप्त करना।
जनता की राय का संग्रह करना। विधानमंडल जब कोई कानून बनाना चाहता है या संविधान में संशोधन लाना चाहता है, तब उस विषय को जनता के सामने रखकर जनमत लेने के बाद ही वह ऐसा कर सकता है। यानी अगर कोई भी कानून बनाना है या किसी भी संविधान में संशोधन करना है, कोई चेंज करना है, तो सबसे पहले वह इस विषय को जनता के सामने रखेगा और उसके बाद जनता की राय मांगेगा। दैट इज़ जनमत। जनता की राय मांगेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और जनता की राय लेने के बाद ही वह उसमें कोई चेंज कर सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनमत संग्रह के आधार पर जनता प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण में भाग लेती है। डायरेक्टली लॉ के फॉर्मेशन के अंदर जनता जो है वो पार्टिसिपेट करती है। कोई भी लॉ बन रहा है, लॉ में चेंज हो रहा है, तो वहाँ जनता की राय महत्वपूर्ण है और जनता की राय को मानकर ही उसके अंदर कोई ना कोई चेंज किया जाता है। जनता का बहुमत प्राप्त होने पर ही विधानमंडल के प्रस्ताव कानून का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जो विधानमंडल का जो पहले एक प्रस्ताव होता है, फिर वो कानून बन जाता है। केंद्रीय कानूनों पर जनमत संग्रह ऐच्छिक होता है। तो अगर कोई केंद्रीय कानून है तो उस पर जनमत संग्रह जो है वो ऐच्छिक होता है, चाहे तो उसको लें, ना चाहे तो ना लें। नेक्स्ट है आरंभक, इनिशिएटिव। आरंभक का अभिप्राय यह है कि शासन संबंधी मामलों में पहल करने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त होना। आरंभक, इनिशिएटिव, यानी किसी चीज़ को प्रारंभ करना या उसकी पहल करना। तो यहाँ पर जो जितने भी शासन संबंधी मामले हैं, उनकी पहल करने का अधिकार हमने किसको दे दिया? नागरिकों को। आरंभक बेसिकली वह तरीका है जिसके अनुसार मतदाताओं की एक निश्चित संख्या आरंभ कर सकती है। ये जनता का अधिकार है जिसके द्वारा एक निश्चित जनसंख्या विधान परिषद को किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए बाध्य कर सकती है। यानी कि एक निश्चित संख्या होनी चाहिए लोगों को, वो कानून बनाने के लिए विधान परिषद को बाध्य कर सकती है। स्विट्ज़रलैंड की केंद्रीय सरकार के लिए आरंभक की व्यवस्था केवल संशोधन संबंधी प्रस्तावों तक ही सीमित है। अगर किसी प्रस्ताव में संशोधन करना है तो वहाँ तक ही आरंभक का रोल रहता है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्तन, रिकॉल। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का ये चौथा और सर्वोत्तम रूप है। प्रत्यावर्तन का अर्थ परिवर्तन होता है, अर्थात किसी विधायिका के सदस्यों को बदलना रिकॉल कहलाता है। कोई भी विधायिका है, अगर उसके किसी सदस्य को बदलना है तो दैट इज़ रिकॉल। इससे जनता को अपने द्वारा विधानमंडल में भेजे गए प्रतिनिधि को वापस बुलाने या पद से हटाने का अधिकार होता है। जब भी कभी निर्वाचक ये महसूस करते हैं कि उन्होंने व्यवस्थापिका में जो प्रतिनिधि भेजा है वो उनकी इच्छाओं के अनुसार पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, वो अच्छे से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, तो उन निर्वाचकों को अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का जो अधिकार होता है उसे हम प्रत्यावर्तन कहते हैं। यानी आपने किसी एक व्यक्ति को अपने अधिकारों को यूज़ करके प्रत्यास्थापित कर दिया, उसे उस पोस्ट पर लगा दिया, लेकिन बाद में लेटर ऑन यू विल रियलाइज़ कि आपने सही व्यक्ति का चुनाव नहीं किया। वह व्यक्ति अपने अधिकारों का अच्छे से प्रयोग नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति प्रतिनिधित्व जो है वो अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसे वापस बुला भी सकते हैं। ये भी अधिकार आपके पास है, उसको उस पद से हटाने का अधिकार भी आपके पास है। साम्यवादी देश जो रूस और चीन है, वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की। वर्तमान में सभी देशों के अंदर प्राय अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की प्रथा प्रचलित है। लोकतंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण रूप अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। इस शासन प्रणाली में जनता स्वयं सरकार में सम्मिलित न होकर अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से शासन कराती है, इसलिए इसे ऐसे लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं।
इसके भी कुछ रूप हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र व्यवस्था है, जहाँ पर कि व्यक्ति स्वयं जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इनडायरेक्टली वो अपने अधिकारों को यूज़ में लेकर किसी प्रतिनिधि को भेजता है जो कि शासन करता है। इसलिए हम लोग इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति शासन कर रहा है, जो व्यक्ति उस राजनीतिक व्यवस्था में जिस पद पर आसीन है, उसे हमने रिप्रेजेंट किया है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, क्योंकि उसे हमने चुना है। जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं वो हमारी राय है, तो जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं तो वो हमें रिप्रेजेंट करता है, यानी वो हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट प्रजा का नहीं होता, जैसा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में था। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में प्रजा का महत्वपूर्ण योगदान था शासन व्यवस्था के अंदर, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट था किसी भी चेंज के अंदर। यहाँ डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, यानी आप कोई प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं और वो प्रतिनिधि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जो भी चाहते हैं उसे उस प्रतिनिधि के द्वारा करवाएंगे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जो चेंजेस आप चाह रहे थे, जो चेंजेस एक नागरिक चाह रही थी, प्रजा चाह रही थी, वो प्रजा खुद कर रही थी। प्रजा का जो लोगों का एक समूह था वो कर रहा था। लेकिन अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में प्रजा का रोल इतना होता है कि वह एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है, अपना प्रतिनिधि भेज देती है, रिप्रेजेंटेटिव भेज देती है, और वो रिप्रेजेंटेटिव जिसे कि प्रजा चुनती है वो उनके लिए काम करता है। तो इसके भी बहुत सारे रूप हैं। इसमें सबसे पहला रूप है संसदीय, पार्लियामेंट्री। इस प्रणाली में वास्तविक शासन सत्ता संसद या मंत्रिमंडल में निवास करती है, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही रहते हैं, जैसे कि भारत की संसद या मंत्रिपरिषद। इसमें वास्तविक जो शासन सत्ता जो होती है वो मंत्रिमंडल के अंदर मंत्रिमंडल के रूप में रहती है। कुछ लोग मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं और ये मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए लोग होते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल। इस प्रणाली में शासन शक्ति राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति में निवास करती है। इसके अंदर जो शक्ति है, जो पावर है, वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है, जो कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इस राष्ट्रपति का भी चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति शासन है, वहाँ पर जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और राष्ट्रपति जो है उसके पास सारी शासन शक्ति होती है। संघात्मक, फेडरल। इस प्रणाली शासन शक्ति का विभाजन केंद्र और विभिन्न राज्यों या इकाइयों के बीच होता है। इसके अंदर जो शक्ति है उसका केंद्र या विभिन्न राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन होता है। पावर जो है वो केंद्र के पास होती है, कुछ राज्य के पास होती है। एकात्मक, यूनिटरी। ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन शक्ति केवल केंद्र में निवास करती है, जहाँ विभिन्न इकाइयों और राज्यों को अलग से कोई अधिकार नहीं दिया गया, जैसे कि इंग्लैंड की शासन प्रणाली। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रजातंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र की परिभाषाएं क्या हैं, प्रजातंत्र की विशेषताएं क्या हैं, और प्रजातंत्र के कौन से दो प्रमुख प्रकार हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। फिर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंदर कौन कौन सी विधियां आती हैं, लोकसभाएं, जनमत संग्रह, आरंभक और प्रत्यावर्तन। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है उसके कौन कौन से रूप हैं, संसदीय, अध्यक्षात्मक, संघात्मक, एकात्मक आदि।